हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी एनटीपीसी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जब एग्ज़ाम हो रहा है, हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और वही क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों जो जेन्युइन है, जो आपके पेपर में आ रहा है। कोई बहकौआ वाला खेल नहीं खेल रहे हम लोग आपके एग्जाम में। भले हम इसी वजह से लेट लाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें जब संतुष्टि हो जाती है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, वही क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, बहकौआ वाला नहीं। या फिर 2-3 बच्चों से जब बातें हो जाती हैं हमारी, उसके बाद हमें पता चलता है, 2-3 बच्चों से पता करने के बाद, कि जब सेम क्वेश्चन हमें मिलता है तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन करते हैं, आपके समझ लाते हैं दोस्तों। तो इतना मानिए, जो आज जीके का क्वेश्चन है, जो आज के पेपर में पूछा गया है, बिल्कुल शानदार तरीके से यही क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 10-15 बच्चों के एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पे 10-15 बच्चे जब हाँ बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि अगर हम एक बच्चे से बात कर लिए और उसका सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब दूसरे बच्चे से बात होती है हमारी, तो उससे पूछते हैं क्या ये क्वेश्चन आए थे। अगर उसके दिमाग से स्किप भी हुआ रहता है तो बोलता है हाँ सर आए थे, क्योंकि वो पेपर दे के आ रहा है ना। तुरंत अगर आपसे भी पूछा जाए, पेपर हॉल से जब बाहर निकलें, अगर आपको कोई क्वेश्चन भूल जाए, अगर उसमें हम याद दिला दें क्या इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आप बोलेंगे हाँ सर इससे ये आया था, इससे ये आया था, इससे ये आया था। आप बोलोगे ना ऐसा। बस उसी वही तरीका है दोस्तों हमारा, एक कह लीजिए कि जेन्युइन क्वेश्चन लाने का, भले ही लेट हो जाए थोड़ा सा। जैसे मैथ का क्वेश्चन सुबह होता है, आज का मैथ का क्वेश्चन कल होगा, कल का मैथ का क्वेश्चन मतलब कि आज हुआ था। इस तरह करके एक दिन बाद इसी वजह से समझाते हैं कि जेन्युइन क्वेश्चन रहे, जिससे बच्चे को परेशानी ना हो, क्यों भगाया जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इतना मान लीजिए कि जो बच्चे का अटेम्प्ट है दोस्तों आज के पेपर में, तो 90 के प्लस चला गया। इतना मानिए, आप लोग एवरेज बता रहे हैं 90, 80, 85 के तो ऊपर ही है सबका अटेम्प्ट, इतना जानिए आप लोग। ठीक है, और पूछने के बाद पता चल रहा है कितना परसेंट सही है, तो वो अपना एक्यूरेसी बताते हैं 94, 95, 92, मतलब 90 प्लस ही। मान के चलिए कि आपका जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो मेरिट जाएगी भैया। इतना मान लिया। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का, भारत के पहले कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ। पहला कॉर्न फेस्टिवल नाम से ही फेमस है दोस्तों, एमपी के छिंदवाड़ा में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दोस्तों यह कॉर्न फेस्टिवल मनाया गया, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के किस रेलवे का नाम बदलकर, किस रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर दोस्तों, रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। आपको पता है 2018 का बदला हुआ है यह, तो आपको पता होना चाहिए। मुगल सराय रेलवे स्टेशन दोस्तों, जहां से शायद पंडित दीनदयाल जी का गिर के देहांत वगैरह भी हो गया था उनका, उसी प्लेटफॉर्म पे। तो कहा जाता है, इस तरह की बातें कही जाती हैं, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो बस मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया गया। अभी हाल में ही 2020 में दोस्तों मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है बनारस में। तो आप बता देंगे उसका नाम क्या हो गया है, बता देंगे बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है ना, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है आपसे। भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, आपको पता होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय यह एक तरह से उत्थान, मतलब इनका एक मतलब एक क्रिया, मतलब ऐसा कुछ काम किए जिससे अनाजों में बढ़ोतरी हो गई। होना था गेहूं में, लेकिन हो गया चावल में दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। बस एक क्या किए कि वैरायटी बोलते हैं ना, कि दो सीड्स को लेके मिला देना, उसको बोलते हैं दोस्तों मिलाने पे जो हमारा रिएक्शन होता है, वहाँ पे एक अलग से वैरायटी निकल के आती है सामने। बस ऐसा ही कुछ कारनामा इन्होंने किया था, एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो बता देंगे वर्गीज कुरियन दोस्तों, वर्गीज कुरियन पूरे विश्व के आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आज के पेपर में आपका कैनाल, जो दो वाटर बॉडी, मतलब दो ऐसे कैनाल, मतलब ऐसी सरकरी वाटर बॉडी जो कि दो देशों को या फिर दो किसी भी आइलैंड को कनेक्ट करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए इस पे। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर, भूमध्य सागर, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जहां पे मोरक्को जहां से यूरोप और एशिया और अफ्रीका अलग होती है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रेड सी, जो रेड सी है, रेड सी से ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। भूमध्य सागर से आपका अफ्रीका नीचे का और ऊपर यूरोप जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए सब सारी बातें। ठीक है ना। आपका जो गल्फ देश जितने हैं दोस्तों, इसी के आसपास आ जाते हैं, स्वेज नहर के आसपास ही आ जाते हैं। यमन, ओमान, कतर,
ठीक है। कतर हो गया आपका, और आपका यूएई हो गया, ठीक है ना, ये सब सारी चीज, और ईरान हो गया, ये सब सारे देश हैं दोस्तों उसी इलाके में पड़ते हैं, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम कंट्री। इजराइल भी आ जाती है इसी के आसपास में, इजराइल आपको पता होगा, ठीक है, जो हमेशा विवादित होता है। नेतन्याहू करके वहाँ के पीएम बने हैं दोस्तों, 5वीं या चौथी बार बने हैं, आप इसे देख लेंगे एक बार, चौथी बार बने हैं, ठीक है ना। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछता है, रेशम का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश तुम्हारा भारत होगा, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो कौन होगा? चीन होगा, याद रखेंगे। दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? लेंस से और मिरर से। क्वेश्चन आप देख के जाएंगे, सारा फार्मूला आप देख कर जाएंगे, और ध्वनि तरंगे जितने भी साउंड वाला चैप्टर है पढ़ के जाएंगे दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा मत पढ़िएगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ रहा है वो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाएंगे दोस्तों। अभी हम कराते हैं साउंड पे धाकेदार क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप मतलब चक्कर खा जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फिर दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण, उसे सीधा दिखना चाहिए, अवतल दर्पण है दोस्तों, सॉरी, हमें कैसा इमेज देखना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा करके दिखाने वाला एक अवतल दर्पण ही है, जो कि हमें कोई चीज बड़ा करके दिखा देता है ना दोस्तों। भले वह इमेजिनरी होता है, लेकिन बड़ा करके दिखाने का काम अवतल दर्पण करता है। छोटी चीज जैसे कि वाहन में जो बगल का साइड जिसे बोलते हैं साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, पीछे से आ रही जितनी भी गाड़ियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसको छोटा करके दिखाता है, लेकिन सीधा दिखाता है ना, यह काम उत्तल दर्पण का होता है। पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बता देंगे कपास के बीज से दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व का द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर यह पूछता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो आप इंडोनेशिया लगा कर आएंगे, क्योंकि इंडोनेशिया में काफी ज्यादा द्वीप हैं दोस्तों, काफी ज्यादा द्वीप मिलके लगभग 200-300 के आसपास में द्वीप मिलके एक देश का निर्माण किए हुए हैं दोस्तों। एक 200-300 क्या, हजारों द्वीप मिलके दोस्तों एक द्वीप का निर्माण किया, जैसे पापुआ न्यू गिनी हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछता है कोरल द्वीप, अगर कोरल द्वीप की बात करता है तो आप बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कौन सा है? तो बताएंगे बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है दोस्तों, आइसलैंड है, इसको आइलैंड है, ठीक है ना, जो कि द्वीप है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे आबादी रहती है इंडोनेशिया का, जोको विडोडो वहां के पीएम है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तो आप बताएंगे ग्रीनलैंड दोस्तों, जो कि ऊपर है, जहां पे अमेरिका हमेशा उसको हड़पना चाहता है, जो कनाडा के जस्ट ऊपर है, साइबेरिया, मतलब कि आर्कटिक वाले सेक्टर में आ जाता है कहते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। अगर पूछता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तो बताएंगे मेडागास्कर। अगर पूछता है हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप बताइए, तो बताएंगे आपका कौन सा है छोटा देश है, बता देंगे आप कौन सा, मालदीव। मालदीव बताएंगे। मालदीव के संसद का नाम है दोस्तों मजलिस, याद रखेंगे। अब मालदीव ही पूरे एशिया का सबसे छोटा देश भी है, याद रखेंगे इस 4 बातों को, जो कि घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बता देंगे आंतें प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलन होगा? प्रिज्म अगर है दोस्तों, अगर उसमें विविग्योर कलर हम गुजारे उससे, विविग्योर जिसमें कि सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे होता है हमारा वायलेट, जिसे बैगनी किरण कहते हैं, तो बैगनी किरण दोस्तों वह सबसे कम विचलित होती है, सबसे कम होती है नहीं, रेड सबसे कम विचलित होती है, मतलब कि सबसे कम फैलती है, और बैगनी किरण जो है सबसे ज्यादा फैलती है। जब बैगनी किरण सबसे ज्यादा फैलेगी तो उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होगी, जब उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तो उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर तपन होगी, जो तपन की क्षमता होगी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं कि नहीं, पेनिट्रेशन पॉइंट से बोलते हैं, वो ज्यादा होगा। और जब जो किरण सबसे कम विचलित होगी वो काफी दूर तक जाएगी, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। इस वजह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल या परसों वाले शिफ्ट में पूछा गया था, कल या परसों का मतलब मेरा है 29 या फिर 28 वाले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों, कि उसमें जो कि आपका रेड है उसको यातायात पे ही क्यों लगाते हैं, यातायात के प्लेटफॉर्म पे ही क्यों लगाया जाता है, उसे यातायात के लिए ही क्यों यूज करते हैं? तो आप बता सकते थे क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वह दूर से दिखाई देता है, ट्रेवलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, वो फैलता कम है। ये सब सारी बातें हम बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि बता देंगे दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि के पूर्व साइड में आपका पड़ जाता है भूमध्य सागर, और उसके पश्चिम साइड में पड़ जाता है अटलांटिक ओशियन, जो कि एस आकार का है, जहां से व्यापार सबसे ज्यादा होता है पूरे विश्व का, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे कहा जाता है आपका चीन सागर से भी व्यापार होता है, काफी ज्यादा होता है, लगभग 30% के आसपास में व्यापार होता है वहां से,
ठीक है, याद रखेंगे। ये सब सारी बातें आपको नहीं याद करनी, बस आपको संधि जितने हैं सब पढ़ लेने। जैसे कि जिब्राल्टर की बात किया तो आप बता देंगे यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, मतलब मोरक्को और स्पेन को अलग करता है ना, याद रखेंगे। अगर बात करता है दोस्तों बॉस स्टेट का, तो बॉस स्टेट का मतलब हो गया तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। तस्मानिया, न्यूजीलैंड भी नीचे है। न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बॉस स्टेट की बात कर रहे हैं। बॉस स्टेट आपका पड़ गया ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में हो गया। अगर आपसे बोलता है मलक्का जल संधि बताइए, तो आप बताएंगे भैया सिंगापुर और आपके इंडोनेशिया के बीच में है। इंडोनेशिया का जो जावा वाला द्वीप है ना, उसके बीच में, उसे बोलते हैं मलय प्रायद्वीप। उसी से इंडिया निकलती है और चीन सागर के तरफ चली जाती है ना। व्यापार करने अगर जाना होता है तो हम उसी सकरा रास्ता से होके जाते हैं दोस्तों। कोलकाता पोर्ट से निकलना है हमें जब जाना होता है चीन सागर, मतलब कि चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में, या फिर कह लीजिए उत्तरी चीन सागर में, तो हम उसी रास्ते से होके जाते हैं, मलक्का जल संधि से होके, है ना, याद रखेंगे। अगर हमको अटलांटिक सी में जाना है तो हम अरब से भैया अपना मेल बना के रखते हैं, स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर होते हुए, जिब्राल्टर होते हुए, तब जाते हैं अटलांटिक में। फिर उसके बाद डोवर डेविस जल संधि के तरफ चले जाते हैं, फिर पनामा वगैरह में किस संधि की तरफ। अगर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को बोला जाए किस जल संधि से अलग होती है, तो बताएंगे पनामा जल संधि से अलग होती है। अगर बोला जाए बेरिंग स्ट्रेट किन दो चीजों को अलग करता है, तो बता देंगे ऊपर देखिए चुक्सी सागर है, नीचे पैसिफिक सी है आपका, तो चुक्सी सी पैसिफिक सी को अलग करता है आपका कौन सा, बेरिंग जल डमरू मध्य। लेकिन बोलता है किस देश को अलग करता है, तो बता देंगे आप इस साइड, मतलब कि पश्चिम साइड में आपका, पूरब साइड में आपका अलास्का पड़ता है। पूरब साइड में अलास्का पड़ता है और पश्चिम साइड में आपका यूएसए पड़ता है दोस्तों। यूएसए यानी कि रूस पश्चिम साइड में रूस पड़ जाता है आपका, और पूरब साइड में आपका अलास्का पड़ता है। अलास्का पहले रूस का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में रूस उसे यूएसए को भेज देता है, कह लीजिए इस तरह, ठीक है। इसके बाद डेविस अगर पूछता है डोवर, अगर डोवर जल डमरू मध्य पूछता है तो बता देंगे फ्रांस और यूके के बीच में है डोवर जल डमरू मध्य, याद रखेंगे। इसके बाद अगर डेविस पूछता है तो बता देंगे बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक सी को अलग करता है दोस्तों। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर कौन सा, आपको ऑप्शन के हिसाब से इसको करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि पूरब तट और पश्चिमी तट में बता देगा जो मेजर द्वीप है, मेजर पोर्ट है, जो कि बड़े पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो है 113 पोर्ट भारत में, लेकिन अगर मेजर पोर्ट जो हमेशा वो खुला रहता है, उससे हमेशा आयात निर्यात होता रहता है वहां से, तो 13 ऐसे पोर्ट हैं दोस्तों जहां से हमेशा भारत आयात निर्यात करता है। पूरब वाले अलग हैं और पश्चिम वाले अलग हैं। तो पश्चिम वाले की बात किया है ना, तो पश्चिम वाले में जैसे पाराद्वीप आ गया, विशाखापट्टनम आ गया, सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम बंदरगाह के नाम से यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जहाज वगैरह बनते हैं, रिपेयरिंग वगैरह चलता रहता है यहाँ पे, है ना। अगर पूछता है सबसे बड़ा भारत का पोर्ट कौन है, तो मुंबई के ही सहारा देने के लिए उसका कह लीजिए नहावा सेवा बनाया गया है। ये चीज भी याद रखेंगे आप। सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है, याद रखेंगे। पश्चिमी तट पर आपका हो गया जैसे कि पाराद्वीप हो गया, कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, उसके बाद तूतीकोरिन हो गई, तूतीकोरिन चेन्नई में पड़ जाता है, याद रखेंगे सब सारी चीजें। यह सब आपका पड़ जाता है इस साइड, पूरब साइड ही तो पड़ गया दोस्तों, सॉरी, ये तो पूरब साइड पड़ गया ना। हम पश्चिम साइड की बात कर रहे हैं। पश्चिम साइड में जैसे आपका मंगलोर, चिकमंगलूर हो गया, मारमागोवा हो गया, मुंबई हो गया, ज्वारी बंदरगाह हो गया, और आपका नहावा सेवा हो गया, यह पश्चिम की तरफ है, नहीं, याद रखेंगे। पश्चिम पूरब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब क्लियर है बात, पश्चिम अलग है, पूरब इधर, ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, पेंटागन क्या है, पेंटागन क्या है, यह बात कर रहा है। पेंटागन दोस्तों एक विभाग है, एक विभाग कार्यालय है, विभागीय कार्यालय है, जो कि अमेरिका का है, याद रखेंगे। रक्षा जिसे बोलते हैं, रक्षा विभाग कार्यालय, अमेरिका का रक्षा विभाग कार्यालय। जैसे हम लोग का डीआरडीओ हो गया, तो और हम लोग जानते हैं इसरो, और जैसे वहाँ का होगा कुछ अमेरिका का भी है जो फेमस रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, नासा, वो फेमस होता है। उसी तरह हम लोग के यहाँ इसरो फेमस होता है, डीआरडीओ थोड़ा सा ठप होता है, उसी तरह वहाँ का भी नासा फेमस होता है। और यह सब रक्षा विकास विभाग जो ये पेंटागन है, यह थोड़ा सा ठप होता है, मतलब इसका नाम उतना नहीं है, कह लीजिए, है ना। इस तरह पेंटागन अगर पूछा जाए तो बता देंगे आप रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग कार्यालय है, कहाँ का, अमेरिका का, याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्य की निर्वाचन न्यूनतम एज कितना होता है, निर्वाचन होने का न्यूनतम एज कितना होता है, कल हम बताए थे, कल वाले अगर आप देखे होंगे, इसके पहले वाला जो हम करे थे इसका रिव्यू, तो आप उसमें देखे होंगे, सब कुछ बताया गया था। तो 30 साल बता देंगे दोस्तों। भारतीय मानक समय अक्षांश क्या है भारत का, जैसे कि आपको पता है भारत का जो मानक समय होता है वह इंग्लैंड, लंदन का होता है दोस्तों। लंदन का जो मानक समय होता है वहाँ से 5.5 घंटे हम लोग का डिस्टेंस है, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीनविच से 5 घंटे का, 5.5 घंटे का। उसी तरह अगर भारत का पूछता है तो बता देंगे 82 डिग्री, जो कि नैनी, इलाहाबाद के नैनी से है दोस्तों। अभी कुछ बातें चल रही हैं 2 बनाने की, एक हमारा नॉर्थ
जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला है हम लोग का राज्य है, वहाँ पे भी एक टाइम जोन बनाने की बात चल रही है। बोला जाए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ पे है, तो बोलेंगे 11 टाइम जोन है रूस में। ठीक है दोस्तों, ये बातें याद होनी चाहिए आपको। अगर बोलता है कि यह आपका जो टाइम जोन है हमारे भारत का, वो कहाँ से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो बताएंगे 5 राज्यों से। कौन कौन? यूपी एंट्री किया, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर कट गया छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर उसके बाद नीचे आ गया आंध्र प्रदेश में, होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। दोस्तों याद रखेंगे इस चीज़ को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, सबको पता है भैया। ठीक है, एक किस लिए जाना जाता है बता देंगे, लायन के लिए, लायन नहीं, चीता के लिए, याद रखेंगे सब सारी चीजें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो बताएंगे केरल। सबसे कम जन्म दर वाला भी वही राज्य है, केरल। दोस्तों याद रखेंगे इस चीज को। सबसे ज्यादा कह लीजिए नगरीय आबादी वाला, तो बताएंगे मुंबई। नगरी आबादी की बात कर रहे हैं, शहरी आबादी सबसे ज्यादा मुंबई। ये सब आपको सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला, घनत्व आबादी वाला शहर, मतलब कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, अगर यूटी और राज्य का मिला दें तो किस राज्य को जाना जाता है, किस राज्य को जाना जाता है? बता देंगे दिल्ली में 11,026 या फिर 6 के आसपास में लोग रहते हैं। लेकिन केवल राज्यों की बात करें दोस्तों तो 1100 के आसपास में है। एक बार देख लीजिएगा डाटा, 1106 के आसपास में, 1106 या 4 ऐसे कुछ है, जो कि बिहार का है। घनत्व मतलब कि घनत्व वाली आबादी, घनत्व डेंसिटी अगर पूछेगा तब, है ना। डेंसिटी मतलब कि एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, इस अकॉर्डिंग उसे डेंसिटी देखा जाता है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है सबसे कम साक्षरता कहाँ पे, तो बिहार का बता देंगे, है ना। यूपी का 66 पॉइंट समथिंग है, या फिर 67 कर लीजिए लगभग में, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलकुल, सुलकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, फिर कहाँ किया जाता है, ये चीजें थी। तो आगरा में बता देंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है भारी जल। भारी जल किसे कहते हैं? तो उसमें दिया था प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम और CO2 भी दिया था। तो आप क्या लगाएंगे? प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम, जो 1s2 होता है, यही होता है आपका भारी जल, याद रखेंगे। जेनेटिक की खोज किसने की थी? जेनेटिक आपको पता होना चाहिए, हरगोविंद खुराना जी जेनेटिक जेनेटिक के टीके की खोज किए थे दोस्तों। इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया 1968 में, जीन के परिवर्तन के लिए दिया गया है, याद रखेंगे। कृत्रिम जीन के लिए इनको दिया गया था, नोबेल अवार्ड दिया गया था 1968 में। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको, है ना। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बता देंगे। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा आपका। यूपी का सबसे बड़ा नहर शारदा नहर, आपको पता है दोस्तों, शारदा नहर यूपी का सबसे बड़ा नहर है, जो कि MP वगैरह में भी जाता है ना। MP में भी जाता है आपका, उधर कह लीजिए आपका गुजरात वगैरह भी इलाका, मतलब गुजरात क्या, बिहार वगैरह से भी सटा हुआ है। मेनली अगर यूपी का पूछा जाता है तो शारदा नहर ही लगाएंगे आप। लेकिन अगर पूरे भारत का पूछा जाता है दोस्तों तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा नहर बताएंगे, जो कि 17 जिलों, लगभग 17 से 18 जिलों या फिर 17 से 20 जिलों में, जो हमारा राजस्थान का पूर्वी वाला इलाका है दोस्तों, पूर्वी नहीं पश्चिमी वाला इलाका है, वहां से जैसलमेर, बाड़मेर, जो ये सब जिले हैं दोस्तों, वहां पे जयपुर हो गया, तो ये सब जिले जो दोस्तों, जैसे कि बूंदी हो गया, ठीक है, बूंदी हो गया, तो ये सब जिले कोटा हो गया, ये सब सारे जिलों में जो 17 से 20 जिले हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई का होता है हमारे इंदिरा गांधी नहर से। आपको पता होना चाहिए, पूरे भारत का सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। यह माउंट आबू गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां से निकलती है दोस्तों, वहां माउंट आबू से निकलती हुई और अपना सिंचाई करती है पूरे 17 से 20 जिलों में, याद रखेंगे आप इसे। देखिए अस्पृश्यता, छुआछूत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में। जैसे कि बोलने की आजादी किस में है? तो 19 में है। 19 में 6 प्रकार की आजादी है। पहले तो संगठन बनाने की, फिर अस्त्र शस्त्र बिना पार्टी वगैरह करने की भैया, मतलब कि फिर उसके बाद देखे तो कहीं आने जाने की। अब तो हमारा आपको पता है 370 भी हट गया, और आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ खरीद भी सकते हैं, हो सकते हैं, कुछ एरिया बांट दिया गया। इसके बाद आपको घूमने की आज़ादी मिल गई, तो आप कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं या फिर निवास कर सकते हैं। जब निवास कर सकते हैं तो व्यापार कर सकते हैं, सब सारी आज़ादी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे। सब में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कहीं रह रहे हैं तो उन लोग को खतरा नहीं बनाएंगे, मतलब कि ऐसा कोई सामान, अगर आप कहीं व्यापार करना चाहते हैं तो ऐसा कोई सामान नहीं बेचेंगे कि वहाँ के नागरिकों को प्रॉब्लम हो उससे। ठीक है दोस्तों, नशीले पदार्थ हो गए जैसे, और भी बहुत सारे मादक पदार्थ हो गए, उसको आप नहीं बेचेंगे, ठीक है, जिससे वहाँ के नागरिकों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, सारी बातें उसमें लिखा हुआ है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो बता देंगे भरतनाट्यम दोस्तों, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का कि केरल का? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का ना। गीत गोविंद किस
की रचना है, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो बता देंगे जयदेव का है दोस्तों, या सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट नहीं फर्स्ट शिफ्ट का, पहले शिफ्ट का है, बच्चा पहले शिफ्ट का दिया था। नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, आपको पता है दोस्तों नोबेल कब से स्टार्ट हुआ था? ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नोबेल कब से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा कमेंट करें। नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों, तो बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, नोबेल प्राप्त करने वाले। नोबेल आपका 1901 से स्टार्ट हुआ था। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पता रहेगा तभी कुछ करेंगे आगे। देखिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीत गोविंद के लिए मिला था, सॉरी गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि इनका उपन्यास है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर हम बोलें, आप लिखिए क्रस्ट, क्रस्ट सबसे ऊपर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, कोर। ठीक है दोस्तों। अगर इसमें बोले एक, आप याद कर लीजिए, शिला, 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 सीमा, सीमा, शिला, सीमा और निफे, निफे, ये चीज याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो प्लास्टिड्स वाला पार्ट होता है हम लोग का, तो उसमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो क्रस्ट का मतलब ऊपर वाले सबसे पार्ट कर रहा है, जो कि प्लास्टिड्स तो नीचे वाला हो गया ना, ऊपर वाले की बात कर रहा है जिसमें हम लोग रहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन लगाएंगे आप, ना कि एल्यूमिनियम। लेकिन जब एलिमेंट की बात करेगा, धातु की बात करेगा, तब आप एल्यूमिनियम लगाएंगे दोस्तों। जब अधातु की बात करेगा, अधातु, सिलिकॉन लगा दें। अधातु मतलब कि मेटलॉयड, अधातु नॉन मेटल की बात नहीं, मेटलॉयड की जब बात करेगा तब आप सिलिकॉन लगाएंगे, मेटलॉयड। आपको पता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, यही दो अधातु हैं जो मेटलॉयड है दोस्तों, मतलब कि उससे बोला जाता है उपधातु, ना ही धातु होता है ना ही अधातु होता है, दोनों के बीच में होता है। अगर यह देखा जाए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन यही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ पे, उसमें से सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है उपधातु में। लेकिन अगर बोला जाए मेटल में, धातु में, तो एल्यूमिनियम, याद रखेंगे। इसके बाद तत्व में ऑक्सीजन, ये बातें याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का राजधानी पूछा गया था तो तिरुवनंतपुरम बता देंगे। 2020 को मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार को याद करिए। ठीक है दोस्तों, इनको नियुक्त किया गया। मणिपुर का कैपिटल पता है सबको, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, सबका कैपिटल याद होना चाहिए, सबके सीएम, सबके गवर्नर, सब कुछ याद होने चाहिए आपको। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो बता देंगे 8 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब पर बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। दाब पर कोई मतलब दाब से फ्री होता है, बिल्कुल आजाद होता है। लेकिन अगर उसी जगह बोलें ताप बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बोलेंगे ताप जब बढ़ाएंगे तो साउंड का जो आवृत्ति होगी बढ़ जाएगी, साउंड बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर घटाएंगे तो घट जाएगा ताप में। लेकिन अगर घनत्व तो बढ़ा दिए, घनत्व, डेंसिटी, तो साउंड घटेगा और मॉइस्चर बढ़ जाएगा। जब मॉइस्चर बढ़ेगा तो ताप घटेगा और घनत्व तो बढ़ जाएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आवृत्ति, अगर आवृत्ति बढ़ा देंगे तब ताप बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो साउंड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये बातें पता होना चाहिए आपको ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए जो ध्वनि संबंधित होता है एकॉस्टिक से संबंधित होता है। अगर बोला जाए एकॉस्टिक साइंटिस्ट, एकॉस्टिक कह लीजिए एकॉस्टिक का अध्ययन क्या कहलाता है? ACOUSTIC, एकॉस्टिक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बता देंगे साउंड, साउंड मतलब ध्वनि से संबंधित है ये चीज बस। फोल्डर व फाइलों के संबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे आप? ये क्वेश्चन था, तो बता देंगे एक्सप्लोरर होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए दो चीज यहां से बनेगा। अगर गठन की बात करेगा तब तो अलग होगा, लेकिन कब बन के तैयार हुआ था तो वो बातें अलग हो जाएंगी। लेकिन इसमें बोला है नीति आयोग कब बना, तो बता देंगे 1 जनवरी 2015 को बना। लेकिन रिप्लेस किया था दोस्तों योजना आयोग को, मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको यह रिप्लेस करके आया था, याद करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल का है, बता देंगे। नेशनल एंटी डोपिंग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नाडा का, तो बता देंगे सुनील शेट्टी जी हैं। और नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बता देंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक बुक है, वह किसने लिखा है? तो बता देंगे हमारे पूर्व नौसेना, यानी नौसेना के पूर्व एडमिरल सुशील कुमार जी ने लिखा हुआ है। यह बातें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाँ, यह लास्ट पेज है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस मतलब कि CIE का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हर्ष कुमार बता देंगे दोस्तों। जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ना अभी हाल में, तो सबको पढ़ के जाएंगे आप। कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन है? कबड्डी हो गया,
चेस हो गया, इन सब का जन्मदाता जो है दोस्तों भारत है, याद रखेंगे। आने वाले समय में चेस भी पूछ सकता है आपसे, जब कबड्डी पूछ लिया तो। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया, आपको पता है दोस्तों। टी स्क्वायर उसका जो रेडियस होता है, यह पता होना चाहिए आपको। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी को दूर करने वाला, मतलब दूर करने वाला सबसे अच्छा फ्रूट्स कौन सा है अगर लें हम लोग, तो आ जाता है कैरेट। कैरेट मतलब कैरोटीन, मतलब कि जो कैरोटीन पिगमेंट्स जिसमें इसमें पाए जाते हैं उसको आप खा सकते हो, रतौंधी भाग जाएगी, है ना, जैसे गाजर हो गया। फ्लोरो मतलब फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? बता देंगे, फूल के विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेबनान का नया पीएम जो बना है वो कौन है? तो बता देंगे मुस्तफा आदिब, याद रखेंगे। 21वीं सदी के भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, मतलब कि बनाया गया है, पहचाना गया है, कौन है? तो रविंद्र जडेजा साहब, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? ग्रीष्मकालीन की बात कर रहा है, शीतकालीन नहीं। शीतकालीन 2022 में होगा, 2022 के चीन में होगा दोस्तों, चीन के कहाँ पे होगा? हांगझू में, याद रखेंगे सारी बातें। इसके बाद अगर पूछा जाता है ओलंपिक ग्रीष्मकालीन कहाँ पे होगा, तो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना उसे मार के भगा दिया, 2021 में चला गया। 2021 में जापान में होगा, जापान के टोक्यो शहर में होगा दोस्तों, याद रखेंगे। टोक्यो वहाँ का कैपिटल है, ठीक है ना, टोक्यो कैपिटल है। किस द्वीप पर है? होन्शु होकाइडो, क्यूशु शिकोकू, होकाइडो द्वीप पर है, याद रखेंगे। होकाइडो द्वीप पर है, होकाइडो द्वीप, यह क्रम से द्वीप हैं, जापान के बड़े द्वीप हैं, मेजर द्वीप। अगर बात किया जाता है दोस्तों 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो बताएंगे फ्रांस में होगा, जो कि हर 4 साल बाद होता है। तो 2028 में कहाँ पे होगा? तो यूएसए में होगा। 2032 में कहाँ होगा? भारत में होगा। यह चीज याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो 54 में है। राष्ट्रपति की बात किस में है? तो 52 में है। राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की बात किस में है? तो 61 में है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात किस में है? तो 60 में है। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्षमादान की शक्ति किस में है? तो 72 में है। अगर पूछता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, सही तो है सब ना, चलिए क्वेश्चन सही था ना, 54 बोले बेटा ना। राष्ट्रपति निर्वाचन किस अनुच्छेद में 54 बोले हैं ना, 52 तो नहीं बोले हैं ना, 54 बोले होंगे, हमें पता है, गलत बोल ही नहीं सकते। चुनाव का तरीका किस में है? अगर बोल दिया जाए, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछ ले, चुनाव का तरीका किसमें है? राष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव का तरीका, तो बताएंगे 55 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार का सबसे महान शासक, प्रतिहार वंश का, प्रतिहार डायनेस्टी का सबसे महान शासक किससे जानते हैं? तो मिहिर भोज, याद रखेंगे। बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बता देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीज के लिए, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, याद रखेंगे। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? तो बता देंगे फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखेंगे दोस्तों। 3 बार आपातकाल लगा है, 62, 1962, 1971 और 1975। जो 1975 है दोस्तों, यह तो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। जो 1962 है, भारत और चीन के युद्ध के कारण लगा था। जो 1962 है दोस्तों, इसी समय आपका कह लीजिए कि तीसरा प्लानिंग आया था, उसमें कैंसिल वगैरह हो गया था। इसके बाद आपका 3 साल का प्लानिंग कमीशन चला दिया गया था। पहला वाला जो हेराल्ड मॉडल पे और इस तरह करके है, आप प्लानिंग कमीशन एक बार देख के जाएंगे पूरा। हरित क्रांति अगर बोला जाता है, हरित क्रांति वाला जो हरित क्रांति जैसे आया, वो किस प्लानिंग कमीशन में आया? तो बता देंगे तीसरे वाले में आया दोस्तों, ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपसे पूछता है दोस्तों, जो तीसरा आपातकाल था, राष्ट्रीय आपातकाल, वो 1975 में लगा था, काफी दिनों से चल रहा था, मतलब 1975 में खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटियाला में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बता देंगे महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था 1847 में। बस इतनी क्वेश्चन थे, आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे दे रहे थे, लेकिन हम उसे ले लेंगे अगले शिफ्ट में, ठीक है ना। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और अच्छे से लगे रहिए दोस्तों, पेपर निकलेगा, जरूर निकलेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। कल मैम लाइव आएंगी, आप लाइव आना ना भूलें दोस्तों, सुबह के टाइम, ठीक है ना। कल आपका पता है ना क्या है, सारी बातें पता है ना। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं और सेशन